अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अली अब्बास टॉक्स में आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब ने। डॉक्टर सफदर हैज़ लॉन्ग पॉलिटिकल कैरियर थ्रू आउट और बहुत सारी बातें करनी है इनके साथ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं आपके पॉलिटिकल कैरियर से। तो आप हमें ये बताएं कि आपने पॉलिटिकल कैरियर जो है वो किस उम्र से शुरू किया और व्हाट वाज द बेसिक इंस्पिरेशन बिहाइंड, बिकॉज यू आर द प्रोफेशनल डॉक्टर। देखिए जी, बुनियादी बात तो ये थी कि क्योंकि फैमिली पॉलिटिशियंस की थी और पॉलिटिशियंस हमारी फैमिली में रहे और उनकी वजह से एक डेफिनेट जो सोच थी वो पॉलिटिकली रही सारी बचपन से लेकर। मेरे फादर एक्सपायर हो गए बड़ी अर्ली एज में, तो मेरी मदर ने एक्चुअली डॉक्टर बेगम अशरफाबादी जो ख़ुद भी डिप्टी स्पीकर रही नेशनल असम्बली की, उन्होंने एक्चुअली एक किस्म का सिंगल हैंडली मुझे बड़ा किया और वो 1962 में ही पहली दफ़ा वेस्ट पाकिस्तान असम्बली की मेंबर बन गई, जबकि मेरी उम्र कोई तकरीबन मैं 5 या 6 साल की होगी। तो उस वक्त से लेकर मुख्तलिफ, क्योंकि फिर लाड़काना के हवाले से भी एक बहुत क्लोज साथ था, क्योंकि लाड़काना एक बड़ी पॉलिटिकली अवेयर इलाका है जिसके अंदर बहुत से पॉलिटिशियंस ने जन्म लिया। लेकिन क्योंकि हम शुरू दिन से जो है ना हमारी सियासत भुट्टो साहब या सर शाहनवाज भुट्टो साहब के साथ जुड़ी थी, फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ, तो शुरू के दिनों से ही जो सोच थी वो जो है ना जो पॉलिटिकली रही। लेकिन ये कि नेचुरली अपनी स्टडीज़ भी अपनी जारी रखी मैंने। मैं सेंट जोसेफ स्कूल, हमारी एक मिशनरी स्कूल था लाड़काना में, वहाँ से मैंने अर्ली प्राइमरी तालीम हासिल की। फिर उसके बाद मैं लाहौर चला गया, एचएन कॉलेज लाहौर में मैंने इंटरमीडिएट वहाँ से किया। फिर मैंने आके यहाँ से डॉम मेडिकल कॉलेज से मैंने क्वालिफाई किया एज अपने मेडिकल डॉक्टर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें कि वो मैं प्रैक्टिसिंग, मैं यानी क्वालिफाइड डॉक्टर तो हो गया लेकिन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर कम रहा मैं। तो उस हवाले से जो है जो सोच थी, जो पॉलिटिकल सोच थी, वो गालिबन हावी हो गई। मेरी मदर भी क्योंकि वो खुद क्वालिफाइड डॉक्टर थी और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी रही बड़ा बार साहब, लेकिन उन्होंने भी फिर जब वो डिप्टी स्पीकर बनी तो फिर उनकी जो प्रैक्टिस थी वो ज़रा कम हो गई, वरना डॉक्टर या वरना लाड़काना के अंदर उनकी भी एक बड़ी रेपुटेशन रही एज ए मेडिकल डॉक्टर। तो वो एक जो ख़ानदानी फेस था पॉलिटिक्स की तरफ, उसमें फिर अल्टीमेटली वो हावी होता चला गया और फिर मेडिसिन पीछे रह गई और सियासत आगे आ गई। और फिर यकीनन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ जो टाइम गुजरा तकरीबन ज़िंदगी के 25 साल से, तो मेरी उनसे जान पहचान बचपन से ही थी, क्योंकि हमारी भुट्टो साहब के फैमिली हवाले से भी हमारे वो जो स्पेशल मेमोरीज हैं, क्योंकि आपकी वाइफ भी जो है मैडम नाहिद भी उनके साथ बहुत करीब ताल्लुक़ रहा है। कोई ऐसी सिग्निफिकेंट मेमोरीज बताएं लाइक विद भुट्टो फैमिली एंड स्पेशली मोहतरमा के साथ जो आपके 25 साल गुजरे। देखिए मेरी तो क्योंकि वो फैमिली वाइज हमारी बड़ी एक क्लोजनेस थी, तो हमारा आना जाना भी बहुत था घरों में, अल्पुरसा के अंदर भी या 70 क्लिफ्टन के अंदर भी। मेरी पहली मुलाकात मेरी बीवी के साथ हुई थी 1964 में, जब हम भी छोटे थे और वो भी यानी उम्र के लिहाज से तकरीबन थोड़ी सी वो बड़ी होंगी हमसे। तो उस वक्त भुट्टो साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और वो रावलपिंडी में रहते थे, उस वक्त मेरी पहली उनसे मुलाकात हुई। और उसके बाद मैंने हमेशा उनको जो है एक बड़े एक फोर्थराइट किस्म के जो ना वो शख्सियत पाया। और वो जो बच्चों में लीडर एक होता है, हमेशा जब बच्चों का एक गौल होता है तो उसके अंदर एक लीडर होता है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा अपने जितने भी उनके साथ जो भी अटैच हुए उनको चाहे बचपन से लेकर ही वो उनको एक किस्म का जो ना लेकर आगे चलती रही। तो उस हवाले से बहुत यानी वक्त गुजरा। फिर फाइनली मैं एक्चुअली गया तो मैं लंदन अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए था, लेकिन उन दिनों में मोहतरमा एग्जाइल में थी, तो वो फिर वापसी जो हुई 79 के बाद वाला ये जी 86 की बात है ये। 86 की बात। हाँ, तो उससे पहले तो जैसे मैंने कहा कि जो क्योंकि एक फैमिली हवाले से वो था, तो पॉलिटिकली यानी इन्वॉल्व ही रहे सारे 70 की इलेक्शन से लेकर और जितने भी सब्सिक्वेंट इलेक्शन हुए, तहरीकें चली, भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ पीएनए मूवमेंट चली। उस दौरान भी जो है ना जो पॉलिटिकल इंटरेक्शन थी वो चलती रही। लेकिन जो एक्चुअल पॉलिटिक्स में फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ एक तो एग्ज़ाइल में जब वो लंदन में थी उस वक्त, तो फिर जब वो वापस आई 1986 में,
10 अप्रैल को जब एक फ़कीदुल मिसाल मैं समझता हूँ इस्तकबाल उनका लाहौर में हुआ, और मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी आज भी बड़े बड़े जलसे होते हैं, लेकिन वो जो जलसा था 10 अप्रैल 1986 का, मेरी नज़र में शायद उसकी कोई मैच आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने बड़ी क्लोजली मैंने वॉच किया है गुज़श्ता 50 साल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। लेकिन जो इस्तकबाल मोहतरमा का 1986 में 10 अप्रैल को लाहौर में हुआ, तो शायद आज तक वैसा इस्तकबाल शायद किसी भी लीडर का ना हुआ हो। उसके पीछे क्या रीज़न था? कैरिस्मा, मोहतरमा की रेजिलेंस, या बीबी की जो वो पीछे भुट्टो नहीं, उसमें मैं समझता हूँ मेजर कॉज ये था कि जनरल परसेप्शन लोगों की ये थी कि भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती हुई 1979 में, जिस अंदाज में उनको जो है ना कत्ल किया गया, जिस अंदाज में उनका अदालती कत्ल हुआ, और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये रियलाइज़ भी किया और एक रेफरेंस में उनको एक किस्म का एक्सोनरेट भी किया, और ख़ास तौर पे जस्टिस मंसूरी शाह ने अभी जो नोट लिखा है उसका, वो तो एक बहुत ही यानी एक वजाहत के साथ उन्होंने लिखा है कि जी पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ जितने भी ट्रायल होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे पोलिटिसाइज हो जाते हैं, और उसके अंदर जो है ना जो हक़ाइक़ हैं वो छुप जाते हैं। तो उस हवाले से जब भुट्टो साहब की शहादत हुई, तो मैं समझता हूँ उसके बाद जो बीबी का किरदार था और बेगम साहब का जो किरदार था, उन्होंने एक बड़े भरपूर अंदाज में जो है ना एक मुहिम भी चलाई भुट्टो साहब की ज़िंदगी के लिए भी। लेकिन उसके बाद जो उनकी स्ट्रगल थी जनरल ज़िया के मार्शलों के ख़िलाफ़, वो बहुत मेरी नज़र में पाकिस्तान की जितनी भी तारीख़ी तहरीकें गुजरी हैं, वो MRD का जो वो दौर था वो बहुत भरपूर एक जो है ना यानी उस वक्त कहना आसान था, मतलब ये कि कहना आसान था कि जी एक डिक्टेटर के साथ लड़ाई किस तरह की जाती, लेकिन मैं समझता जिस अंदाज में और जिस डिक्टेटरशिप की ज़ियाउल हक अलामत था, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में वैसी डिक्टेटरशिप कभी भी आई, और जिस तरह लोगों को कोड़े मारे गए, उनको जो ना शाही किलों में बंद किया गया, और पीपल्स पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं जिस तरह उन्होंने रजिस्ट किया उस सारे ऑनस्लॉट के, और बीबी ने खुद और बेगम साहब ने खुद जिस तरह उसको रजिस्ट किया, तो जब वो एग्ज़ाइल में गई और फिर जब वो लौटी, तो एक तो भुट्टो साहब की शहादत, एक उनका अपना कैरिस्मा, और एक उनकी अपील, और एक फ्रेश चेहरा जो है ना लोगों ने उसको बहुत जो है ना फ़कीदुल मिसाल अंदाज में वेलकम किया लाहौर के अंदर। जी अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं ना कि उसके बाद जो हुआ 86 में, जिस तरह से मोहतरमा को एक मैसिव सपोर्ट थी, तो वो कुछ लोगों का जो मुखालफिन है उनका हल्कों का ये कहना है कि वो जो मतलब डील के थ्रू आई थी, ज़ियाउल हक साहब का जो मामला था, या इस तरह से कुछ ऐसा मामला था क्या? आप क्योंकि आप तो बहुत देखिए जी उसमें अंडर मेरी नज़र में उससे कोई डील नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अगर डील होती तो फिर तो बीवी इक़्तिदार में आती ना सीधा। मैं नहीं समझता कि उसके अंदर जिन कोई ऐसी डील का एंगल था। उसमें सिर्फ ये था कि ज़ियाउल हक खुद अंडर प्रेशर आ गया था, और अगर आपको याद हो तो 85 की जो असेंबली जिस वजह से बनाई गई, और जो वो उससे रिज़ल्ट ज़ियाउल हक लेना चाहता था वो गालबन उनको नहीं मिल रहे थे, और जुनेजो साहब बज़ाते ख़ुद भी अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर असर्ट कर रहे थे कि जी नहीं, अब ये डिफरेंट दौर है। 85 के बाद जो है ना जो असेंबलियाँ बनी हैं वो उस अंदाज में नहीं चलाई जा सकती जिस अंदाज में 85 से पहले जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी जिस वो चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी जनरल ज़िया अंडर प्रेशर थे, और जुनेजो साहब का मैं समझता हूँ कि वो इस हद तक उनको ज़रूर हमें कमेंट करना चाहिए कि जब मोहतरमा आई तो उन्होंने कोई उसको रेजिस्ट नहीं किया। फ़कीदुल मिसाल उनके इस्तकबाल हुए, लाखों लोग उनके जलसों में शरीक हुए, लेकिन किसी ने भी हाँ ये ज़रूरी थी कि क्योंकि उस ज़माने में अगर आपको याद हो तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो ना कंसर्न थी वर्ल्ड के अंदर। तो वो जो एडवांटेज था वो मैं समझता हूँ कि मोहतरमा ने उस एडवांटेज को जो ना लिया, हासिल किया, और अपने आप को सर्ट किया, और अल्टीमेटली जब ज़ियाउल हक की डेथ हुई तो वो फिर इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी। दो फेसेस, मतलब बिफोर द पावर एंड विद इन द पावर, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ जो फॉर्म्स है बीबी के? मतलब आपने उनको एहतजाजों में पाया, आवाम में पाया, MRD की तकलीफ है, वाज इट चेंज काइंड ऑफ, मतलब आपको कोई लगा कि पावर मिलने के बाद उन्हें कोई बड़ा पर्सनल या इस तरह से प्रोफेशनल कोई चेंज आया हो तबीयतन या इस तरह से? तबीयतन तो बिल्कुल चेंज नहीं, मैं समझता हूँ बड़ी सादा तबीयत की खातून थी, और थ्रू आउट उन्होंने जो है ना एक जमहूरी अंदाज में चीज़ों को लेकर चली हैं। हाँ ये ज़रूर फ़र्क था कि जो अपोजिशन में उनका किरदार रहा है गालिबन वो बहुत ज़्यादा जो ना हावी रहा उनके गवर्नमेंट के। हालांकि मेरी नज़र में दोनों हुकूमत जो मिली, 88 की हुकूमत भी और 93 की हुकूमत भी, उसमें क्योंकि हम लोग सब शामिल थे उसके अंदर, तो एक तो हम 88 के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमारी शायद वो एक
नर्सिंग हो रही थी सियासत के अंदर, फॉर्मेशन जी, मैं एक वो थी उस हवाले से यकीनन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो साजिशें हो रही थी 88 के अंदर मोहतरमा के ख़िलाफ़, तो वो गालबन जो है ना हम उसको पूरी तरह जो है रीड नहीं कर सके या पूरी तरह हम उसको जो है फेस नहीं कर सके, और उनको 1990 में अपने प्रेसिडेंट इसाक ने उनको जो है ना 58(2)B का सहारा लेकर और उनको जो है ना उनकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि 93 में फिर बेटर परफॉर्मेंस थी। 93 के अंदर इसमें बीच में एक इवेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तारीख का एक बड़ा वो है मोहतरमा की शादी। हमें ये बताएं कि ये जो राशिदी साहब थे उनके साथ उनकी शादी पहले तय हुई थी, वो और उनका पहले फिर ब्रेकअप हुआ, फिर जरदारी साहब के बीच में, मतलब ये शादी कैसे हुई थी? क्योंकि वो जो ब्रीच हुआ था, महबूबुल्लाह शाह राशिदी साहब के भाई थे मेरे ख्याल में गालिबन, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनकी वो ब्रीच हुआ था, फिर सुना है जरदारी साहब ने अप्रोच किया। तो ये क्योंकि आप तो पूरा एक वो थे इंटीरियर सेटअप नहीं, ऐसी देखिए नहीं कोई सर्टेनिटी वाली चीज़ तो उस वक्त ही मेरी नज़र में ठीक है। एक बहुत से रूमर्स भी होते हैं जो सियासतदानों के साथ अटैच रहते हैं। ये यकीनन जो है ना जो जरदारी साहब वाला जो एपिसोड है उसके अंदर यकीनन उनके दोनों फैमिलीज़ ने पार्ट प्ले किया। बेगम साहब ने भी, या उस वक्त बीबी की फूफी होती थी आंटी मन्ना, उन्होंने, या जरदारी साहब की वालदा ने जो उनकी दूसरी वालदा थी आंटी टिमी, तो उन्होंने यकीनन उनका किरदार था उनको नज़दीक लाने में, करने में। तो बहरहाल शादी के हवाले से तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो जोड़े जो है ना वो आसमानों पे बनते हैं, और आसमानों पे बने हुए जोड़े जो है ना फिर दुनिया शायद उसको रोक नहीं सकती। और ये नेचुरली एक मैरिज थी जो कि दोनों ख़ानदानों की मर्ज़ी से हुई थी। अच्छा, तो मतलब ये जैसे आपने कहा कि एक फैमिली सेटअप था, और वो जो राशिद साहब वाले जो ब्रेकअप था उसमें कोई सदाकत नहीं है? मैं समझता हूँ कि देखिए कहने का मतलब रूमर्स तो बहुत से होते हैं ना पॉलिटिकल लोगों के साथ अटैच, तो मैं उसको ऐसे तक रखूँगा कि जी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन ये कि अल्टीमेटली तो वही है ना जो रियलिटी है। वो रियलिटी ये कि जो उनके ज़्यादा साहब के साथ जो है ये मैरिज भी हुई माशाल्लाह, उनके 3 बच्चे भी हुए। उनका जो आफ्टर मैरिज वाला सेटअप था वो कैसा रहा? मतलब एक सुना है को अंदरूनी तौर पे इख्तलाफ भी रहे उनके, या इस तरह से कोई मामला थे, या पूरा थ्रू आउट एक लेकिन पॉलिटिकल सोच तो फ़र्क होती है ना उसके अंदर। मैं ये नहीं कह सकता हर चीज़ के ऊपर इंसान एक दूसरे के साथ जो है ना एक सोच को मैच करता है। कहीं कहीं जो है ना इख्तलाफ होते हैं, ज़िंदगी के अंदर भी होते हैं, लेकिन इसको यानी इस हद तक कोई बढ़ाया जाए कि जी उनकी कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसके अंदर जो ना हम ये कहें कि जी वो कोई टोटली जो ना एक दूसरे से दूर थे, तो मैं समझता हूँ वो उस पर इतनी हकीकत नहीं है। और बुनियादी बात अल्टीमेटली ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जहाँ एक सियासतदान थी, वो एक अपनी घरेलू खातून भी थी। उन्होंने अपनी फैमिली को जो है ना हमेशा जो है ना अपने बाइंड करके रखा, चाहे उनकी अपनी फैमिली थी या उनकी जो उनके बच्चे थे, उनको सबको उन्होंने बाइंड करके रखा। और मैं समझता हूँ कोई एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बहन, हर लिहाज से मैं समझता हूँ एक कंप्लीट खातून थी। बाकी अपने जब आप पॉलिटिकल एक उसमें होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इख्तलाफात भी होते हैं, और कहीं ना कहीं आप जो है ऐसी चीज़ें यकीनन जो है ना लोगों की परसेप्शंस भी कुछ बनती हैं, कुछ कहीं पे जो है ना हक़ाइक़ कम होते हैं, परसेप्शन ज़्यादा होती है। तो बहरहाल मेरी नज़र में मोहतरमा ने एक अच्छा टाइम गुजारा, और मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत सी हमारी यादें क्योंकि उनसे वाबस्ता हैं, बहुत सी चीज़ें नज़दीक से भी हमने देखी हैं। तो बाद औक़ात मैं यही कहता हूँ कि जी आज जब वो इस दुनिया में नहीं हैं और अपनी जो है ना हेवनली अबोर्ड में हैं, तो मेरी दुआ भी हमेशा उनके लिए ये रहती है। और मैं हमेशा ये भी समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी शायद ज़िंदगी के अंदर हैं जो हम चाहते हैं कि जी वो बीवी के साथ ही रहें, उनकी जो है ना शी रेस्ट इन पीस, और कुछ चीज़ें जो है ना वो उनके साथ रहें। और उसी अंदाज़ को जो है ना मैं समझता हूँ हमें एक भरपूर अंदाज से उनकी पॉलिटिकल ज़िंदगी पे ज़रूर बहस करनी चाहिए, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मैंने आज तक कभी उस पर इतना मैंने बात न की है, न करने का ऐसा इरादा रखता हूँ। तो बाकी ये है कि उनकी पॉलिटिकल चीज़ों के अंदर बहुत सी जो है ना क्रिटिसिज्म भी थे, बहुत से
गालबन परसेप्शंस भी थी, लेकिन मेरी नज़र में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बस एक सियासी लीडर की एक लंबी जदोजहद की, और एट द एंड ऑफ द डे उनकी शहादत भी जो है ना उसी पॉलिटिकल अमल के अंदर होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें यानी उनको आज मैं समझता हूँ कि जितनी नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर वो हैं, शायद ही पाकिस्तान में कोई अंदर कोई ऐसी शख्सियत हो जो इतनी नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जिसके तमाम अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस लोग उनकी इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। आई थिंक ये चीज़ है जो मोहतरमा अपने साथ लेके गई हैं, और मेरी नज़र में आज तमाम पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनल दुनिया में भी उनके लिए दुआई की जाती है, उनके लिए जो है एक अच्छे अल्फाज अदा किए जाते हैं। सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं। अच्छा सर, हमें सिर्फ इतना बताएं कि ये पॉलिटिकल सवाल है कि जो कैरियर था, सुना है मोहतरमा जब जरदारी साहब की वो हुई थी, आज़ादी हुई थी 2005 में, तो उनके बाद सुना है कि वो कुछ उनका इरादा था कि क्या ये वाकई में सच है कि मोहतरमा जरदारी साहब को सिर्फ घर तक महदूद रखने की इरादे से, क्योंकि उस टाइम में जो प्रेस में उनके वो आ रहे थे बयान कि सिर्फ जरदारी साहब घर तक महदूद होंगे, कोई इसमें है क्या सदाकत? देखिए, यकीनन जब बीवी वापस आ रही थी तो वो यही कह कर आई थी, और बल्कि उन्होंने ये पब्लिकली बात की थी, उसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है कि जरदारी साहब जो है दुबई में बैठेंगे और बच्चों के साथ वो रहेंगे और अपनी बिज़नेस संभालेंगे जब मोहतरमा आ रही थी। तो ये तो यकीनन एक चीज़ ऐसी है जो बीवी ने ये पब्लिकली ये बात कही है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ज़ाहिर है वो नहीं यानी गालबन समझ रही होंगी कि भाई बच्चे भी हैं, उनका भी कोई लुक आफ्टर करना है, तो उस हवाले से जो है यकीनन उनकी सोच यही थी कि सवा जो आगे की पॉलिटिक्स है आने वाले दिनों की, वो ख़ुद ही उसको लेकर आगे चलेंगी और उसको खुद ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उनकी शहादत को अब 27 दिसंबर आ रहा है, और ये गालबन उनकी 17वीं बरसी की तरफ हम जा रहे हैं। कुदरत को कुछ तो और मंजूर था। आ रहे हैं हम वही इसी बात पे कि 27 दिसंबर 2007 आप भी शायद उनके, मैंने सुना था कि साथ ही थे गाड़ी में गालिबन उसी में। क्या हुआ था ऐसा, मतलब कोई मिसहैप हुआ या मोहतरमा बाहर निकली तो फिर उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या कुछ इसमें यह भी है कि मोहतरमा को किसी ने फ़ोन करके बाहर निकाला, तो और उनका केस अभी तक उस मंतक अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सका? देखिए जी, यकीनन देखिए, जब ये 27 दिसंबर को जब हम का ये जलसा जो हुआ, ये ईद के बाद जो है ना, जो बीवी ने 3-4 जलसे किए अरेबिया खान में, बहालपुर में, फिर मेरे ख्याल में मुजफ्फरगढ़ में, उसके बाद गालबन ये पिंडी का जो जलसा था ये एक बहुत ही भरपूर जलसा था। मेरी नज़र में बेतहाशा लोग उसके अंदर निकले, और बड़ा बीवी को रिस्पांस जिस किस्म का मिला। और आपको अगर वो याद हो सारी उनकी तकरीर, जिस अंदाज़ में उन्होंने स्वाद का जिक्र किया, और जिस अंदाज़ में उन्होंने लोगों को अपील की, और जिस अंदाज़ में उन्होंने लोगों से अपने तमाम जो है ना अपने टिकट होल्डर से जो है ना ये हलफ उठवाया कि जी आप आइंदा जो है ना चल के जो है ना पार्टी से बेवफाई नहीं करेंगे, और आप लोगों का साथ देंगे, अवाम का साथ देंगे, उनके मसाइल हल करेंगे। जिस वैसे ओवरऑल जो है ना वो जलसा जो था, जितने भी पिछले जलसे हो रहे थे उसमें बहुत बीवी एक्साइटेड थी, और वो एक्साइटमेंट उनकी नज़र आ रही थी, क्योंकि लोगों का रिस्पांस भी था, लोग निकले भी थे पिंडी के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि पिंडी यकीनन एक जो है ना बहुत ही सेंसिटिव पॉलिटिकल शहर है, और उसमें जितनी भी उसके जो भी जाविये हैं वो भी उनके सामने थे। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी, और काफ़ी वो महसूस कर रही थी कि भाई ये एक जो रिस्पांस है पब्लिक का, ये आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हमें जो है ना इलेक्शन में जितवाने में बहुत मदद करेगा। तो वो उसमें गालबन जो है ना वो थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज भी कर रही थी, और थोड़ा सा वो लोगों के साथ घुल मिल भी जाती थी। मसलन जैसे कोयटा के अंदर जो निकल के फ्रूट ख़रीदने चली गई, पेशावर के अंदर निकल के, हालांकि वो ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट वार्निंग्स थी कि जी पेशावर और कोयटा के अंदर कोई हादसा हो सकता है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि वो उस स्टेज पे जो है ना बाहर निकली, और उसके बाद जो है ये वाक़या हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर हमें बाद में यही महसूस हुआ कि जी वो जो सिक्योरिटी थी प्रॉपर जो है ना वो सारी छोड़ छाड़ के चली गई थी। हम एट द एंड ऑफ द डे एक गाड़ी के साथ अकेली मोहतरमा को लेके जा रहे थे। जो अपने लोग जो सिक्योरिटी वाले थे वो छोड़ छाड़ के चले गए? नहीं, वो तो बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन जो एक बॉक्स फॉर्मेशन होता है ना जी, जो कि एक वीआईपी प्रोटोकॉल या वीआईपी सिक्योरिटी में मिलता है, वो टूट गया था, क्योंकि पुलिस वाले अक्सर जो है निकल के गालबन मियाँ साहब के ऊपर कह रहे थे उस वक्त कि कोई उन पे फायरिंग हुई है, तो वो निकल के चले गए थे। अब इसमें बहुत सी जो बहुत सी कबाहतें जो उसके
जो मैं समझता हूँ कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी। गालिबन यहाँ आके जो ना जो गवर्नमेंट बनी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने यहाँ फॉल्टर किया। ज़रदारी साहब सदर बन गए, गिलानी साहब वज़ीर आज़म बन गए। वो जो एक जिस शद्दोमत से के साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन केस की होनी चाहिए थी, वो गालिबन पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नहीं हुई, और एक बड़ा लंबा अरसा ज़ाया किया गया है। सारे जो भी एविडेंस अवेलेबल था उसको पूरी तरह परख के जो ना लोगों को, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, जो इसके परपेट्रेटर्स थे, जो इसके फैसिलिटेटर्स थे, जो इनके प्लानर्स थे, उनको सज़ा हो सकती थी, प्रोवाइडेड कि हमारी जो पहली तरजीह जो थी सियासत के अंदर या हुकूमत के अंदर मोहतरमा की इन्वेस्टिगेशन होती। तो नहीं, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, मुशर्रफ, तालिबान और विद इन द जो सिक्योरिटी सर्कल्स, जिस तरह से किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखिए जी, मैंने आज तक क्योंकि देखिए बहुत से एपिसोड्स हैं जिसको कि हमें कड़ियाँ मिलानी चाहिए, और यकीन वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए मिलाई जा सकती है। मैंने आज तक कभी किसी के बारे में मैंने कोई नाम नहीं लिया कि जी कौन ये हो सकता है। देखें, इसके अंदर सारी की सारी जो एक चेन है इसके अंदर ना, उस चेन के अंदर बुनियादी तौर पर जो शुरू होती है 18 अक्टूबर कारसाज के हमले से लेकर और उस दिन तक, ठीक है जी, उस दिन तक सवाल है कि इस चेन के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनकी वो जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जो कि यूएन रिपोर्ट में है। मतलब आपने इंतज़ार किया यूएन रिपोर्ट का, यूएन रिपोर्ट तो आई, लेकिन यूएन रिपोर्ट को पहले तो बड़ी शदोमत से एक्सेप्ट किया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, उसकी लीडरशिप ने, और बाद में आखिर में कहते चले गए तो इस रिपोर्ट को तो हम रिजेक्ट करते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत सा मवाद था जिस पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। लेकिन सबसे पहले बात तो ये कि जब गवर्नमेंट बन गई तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी यार्ड वाली भी जो रिपोर्ट में, उसमें भी तो कोई पब्लिक नहीं, उन्होंने तो सिर्फ कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन किया था, और वो भी मैं समझता हूँ कि कोई प्लॉजिबल रिपोर्ट नहीं है जिसके बारे में हम कहें कि जो वो कोई चीज़ों को आगे लेके चलती है, जहाँ पे जो ना ये जो आश्कार होते हैं कि जी कौन किलर्स से। लेकिन बहरहाल अपना ये कि वो केस जो है ना अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी उसकी अपील जो हाई कोर्ट के अंदर है, और मैं तो नहीं देख रहा कि कोई उसको पसू किया जा रहा है। कुछ हक़ाइक़ ये भी सामने आया कि जो रावलपिंडी के जो थाने पे वो जो केस के जो वर्सा में अभी तक कोई वो नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। ये हकीकत है वैसे कि कोई भी एयरशिप या वहाँ पे कोई वर्सा का जो वो है बॉक्स है, वहाँ पे कोई किसी ने अपनी, ये मुझे नहीं पता कि जी क्या लिखा हुआ, लेकिन यकीनन लोग ये तो एतराज़ करते हैं कि जी इस केस को पूरी तरह पसू नहीं किया गया, जो भी उनके एयर्स से या पॉलिटिकल एयर्स से उनकी तरफ पूरी तरह पसू नहीं किया गया। ये तो क्रिटिसिज्म है ना। मैं समझता हूँ इसी क्रिटिसिज्म की वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, और क्योंकि एक लंबा अरसा गुजारा गया जिसके अंदर जो है ना वो उसको, जिस तरह मैंने कहा कि प्रायोरिटी जिस चीज़ को मिलनी चाहिए थी वो प्रायोरिटी जब नहीं मिली तो लोग यकीनन फिर बहुत सी बातें तो करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स पे इतनी एक सीवियर अटैचमेंट, आपकी नजरियाती एक अटैचमेंट, अलाइनमेंट आपकी पीपल्स पार्टी के साथ, अचानक क्या बुनियादी वजह क्या बनी इख्तिलाफात की? आपकी क्या मतलब रीज़न क्या था? देखिए, ग्रेजुअल था। मैं नहीं समझता कि हमने कोई ऐसी चीज़ हम करने चाह रहे थे या करने जा रहे थे कि जिसके अंदर हम कोई जो है ना कोई अलहदगी इख्तियार करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें इस तरह बिल्ड होती चली गई जहाँ पे जो है ना इख्तिलाफात बढ़ते चले गए। और क्या पॉइंट्स हैं जिस तरह से मैं समझता हूँ 2 इशूज़ के ऊपर जो है ना मेरी तो ज़ाती तौर पर ज़रदारी साहब से भी पहले पर्सनल भी बात होती रही थी, फिर जब मीटिंग्स होती थी, चाहे वो सेनेट की हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो, या क्योंकि मैं सेनेटर रहा 2012 तक हो, या मेरी सीईसी की मीटिंग हो, अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जिसमें मोहतरमा ने नामजद किया था मुझे, तो उस मीटिंग में तो मैं अपनी राय का इजहार करता रहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। एक, मैं समझता था कि जो मोहतरमा की शहादत से जो पॉलिटिकल वैक्यूम, एक तो जनरल पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप का वैक्यूम जो पैदा हुआ, जो आज आपको ज़्यादा जो है ना वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। मेरा उस वक्त भी यही सोच थी कि जो लीडरशिप वैक्यूम है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को इंगल्फ करता चला जाएगा। और दूसरा ये कि पार्टी के अंदर जो लीडरशिप का वैक्यूम है वो गालबन जो है ना पार्टी से संभाला नहीं जाएगा। ये चीज़ का मैं इज़हार बार बार कर रहा था, और मेरी जो है ना इस पर सोच ये थी कि हम पार्टी को एक कलेक्टिव लीडरशिप के तहत चलाएँ। लेकिन ज़रदारी साहब का गालबन सोच ये थी कि नहीं जी, अब
भुट्टो साहब गए, बीवी आ गई, बीवी चली गई, मैं आ गया, तो अब मैं जिस तरह चाहूँ उसको चलाऊँगा। तो उसका नतीजा ये निकला कि आपका जो पॉपुलिस्ट आपकी जो पॉलिटिक्स थी वो साइड पे रह गई। आपका पॉपुलर वोट बैंक जो ख़ासतौर पे पंजाब और केपी के अंदर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आप जो है बेसिकली एक सिंध की पार्टी बन के रह गए हैं, जहाँ पे आपकी जो मेरी नज़र में जो इक़्तिदार जो है ना वो ज़्यादा अवामी वोट से नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से एक चीज़ ये, और दूसरी बीबी की इन्वेस्टिगेशन। मैं समझता हूँ हमने पहले दिन से ये बात की कि अगर इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया तो ये वापस जो है ना आपके मुंह को आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो न सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि दिली तौर पे जो है ना भी वो महसूस कर रहे थे भाई एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है और इस हादसे की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई इसने भी मैं समझता हूँ कि पार्टी को नुकसान किया, जिसका आई थिंक जो बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन जो हमारी फिर बनती चली गई वो गालबन इस डिमांड की वजह से हुई थी कि हम ये चाह रहे थे कि इसमें जाए बगैर कि भाई किसने किया या नहीं किया। जब आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि जी इसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा प्लान किया और इसको जो ना फिर एग्जीक्यूट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये इन दो इशूज़ पे ऐसा था दूरी बढ़ती चली गई। पहला वाला जो कंसर्न था आपका वो तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब को जो इस तरह से लॉन्च किया गया तो ये इसी पर्पज से नहीं किया गया था कि ये पूरा एक लेकिन जब भी उसको लॉन्च किया गया फिर उसको वापस बुला लिया गया। अगर आप देखें तो बिलावल साहब को तो बेचारे को 6 दफ़ा लॉन्च किया गया, 6 दफ़ा ही उसको फिर किसी न किसी बहाने दादाई साहब ने वापस खींच लिया। अगर उसको हाँ ये था कि 2010 में जब उसको पहली दफ़ा लॉन्च किया गया था, अगर शायद जो है ना उसको ये मौका दिया जाता और वो थोड़ा सा आगे बढ़ता अपना इस सारे अमल के अंदर, तो मे बी जो है ना शायद वो जो गैप था वो शायद पूरा कर सकता था बिलावल, अगर वो थोड़ा सा जो है उसको मौका मिलता। क्या देख रहे हैं आप बिलावल का फ्यूचर, क्या देख रहे हैं आप? अब आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, आई थिंक अब लीडरशिप सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। अब आप जो है ना पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स से छोड़ के अब आप जो है ना जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के आप अलाकार बन चुके हैं। अब आई डोंट थिंक तो कि अब पार्टी को वो पॉपुलिज्म की वो अब मिलेगी, जो उनको एक जो थ्रस्ट होता है पॉपुलिज्म का वो अब दोबारा मिलना। आई थिंक बिलावल साहब ने इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पर जो पिछले मेरे ख्याल में ये इस गवर्नमेंट के बनने के बाद या इससे पहले जो 2 साल जो पीडीएम की गवर्नमेंट रही, 1.5 साल जितना भी रही वो, और ये जो पीरियड है 2022 के बाद, आई थिंक इसमें बिलावल साहब लॉस्ट लॉट ऑफ पॉलिटिकल जो जीडीए के साथ आपका जो मामला मतलब क्योंकि आप अभी काम जीडीए के साथ कर रहे हैं और जीडीए के साथ आपके लाक है, तो वो वाला हमें सिर्फ डिफरेंस बताएं कि पीपल्स पार्टी के नर्सरी से आपकी सारी पॉलिटिकल नर्चरिंग होती है और फिर काम आप जीडीए के साथ कर रहे हैं, और जीडीए तो प्रीवियसली भी जिस तरह से उनके मतलब अलाइनमेंट में रही है और थ्रू आउट जिस तरह से आप कंप्रोमाइज़ की बात करें तो कंप्रोमाइज़ तो क्या जीडीए का आगे जाके कुछ कंप्रोमाइज़ का या इस तरह से कुछ इरादा नहीं है? देखिए बात ये कि बुनियादी चीज़ देखें ये है कि जब ये चीज़ डिफरेंस हुई तो फिर इशू ये था कि जी या तो इसको जारी रखा जाए और इसी चीज़ को लेके चलें और हम एक बग़ैर जो है ना कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म लिए और चलते जाएं, और जिस तरह और लोग बहुत से लोग पार्टियों के अंदर बैठे होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम भी उसी तरह बैठे रहें, दादाई साहब को क्रिटिसाइज़ करते रहें और जो है ना पार्टी के अंदर जो है ना एक अपनी वॉइस बना के चलें। हमें चाहे क्योंकि उस वक्त तक जब तक ये मामला जिसको मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त तक मेरी सीईसी की मेंबरशिप भी सस्पेंड हो चुकी थी और सेनेट के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया। तो मेरी नज़र में जो है ना वो फिर एक बहुत से वो लोग जो कि हमारे साथ अटैच थे, जो कि बहुत बड़ी तादाद में थे जो अटैच थे, वो ये उनके पास कोई जो है ना एक जाने को कोई जगह नहीं थी। तो मैं उस वक्त फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया, जो भी हमारे दोस्त साथी थे, अपनी मैंने फैमिली के साथ मशवरे के साथ उस वक्त तक जो है ना मेरे भाई भी मुनव्वर भाई साहब जो थे जी वो भी हयात थे उस वक्त, तो उनके साथ फिर मैंने मिल के जो है ना हमने ये सोचा कि जी फिर हम अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। नाई साहब भी उसमें जो शामिल थी, बाकी भी हमारे जितने दोस्त थे, तो हमारे काफ़ी एक वज़नी चेहरा था यकीनन पाकिस्तान। फिर हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स का जब हमने बनाई तो फिर यकीन हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसपे हम लोगों को लेकर चल रहे थे। फिर सही अगर आप पूछें तो बातों का जो है ना सियासत के अंदर एक सर्वाइवल की जंग भी हो जाती है ना, जहाँ आपको सर्वाइव करना होता है पॉलिटिक्स में। उसके अंदर जो है ना आप अपनी जो सोच है उसको जारी रखते हुए और पॉलिटिकल सर्वाइवल की भी जंग लड़ रहे होते हैं। मैं समझता हूँ उसके अंदर फिर वाक़यात इस तरह होते चले गए। पीर साहब ने इनवाइट किया हमें जब जीडीए बन रही थी, 2018 की इलेक्शन से पहले की बात है, गालबन 2017 की बात है,
कि जब GDA बन रही थी तो पीर साहब ने इनवाइट किया, हम गए, पीर साहब से मिले। तो पीर साहब का ख्याल था कि जी आप भी अगर मुनासिब समझें, ये दोस्त यार सब इकट्ठे हो रहे हैं। उसे तकरीबन उस वक्त तमाम ही पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो सिंध का था, पीपल्स पार्टी के बाहर होते तकरीबन सारे दोस्त उसमें जमा थे। तो उसमें मैंने पीर साहब से एक ही बात कही, मैंने कहा जी बात है कि हमने तो सारी ज़िंदगी एक प्लेटफॉर्म पे गुजारी है, हमने सारी ज़िंदगी भुट्टो, पीपल्स पार्टी बाद में बनी, हमारा जो भुट्टो साहब की फैमिली के साथ ताल्लुक़ था वो पहले था सर शाहनवाज भुट्टो से लेकर। तो सर शाहनवाज भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। तो ये सारा एक जो ना अमल है, हम इसमें साथ रहे उनके, बल्कि इस अमल के अंदर हमने शायद पीर साहब की खैरपुर में जाके भी जो हमने उनकी मुखालफत की इलेक्शंस के अंदर भी और मुख्तलिफ तरीक़ों से भी। तो बहरहाल मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी हमारी सोच हमेशा ये रही कि अगर हम एक जगह रहे तो फिर हम डट के उनके साथ रहे। अगर आप मेहरबानी फरमा रहे हैं तो अगर आप इज्जत और रिस्पेक्ट देंगे तो इंशाल्लाह हम आपके साथ भी। वर्किंग प्रिंसिपल्स जो सेट हुए वो क्या थे, मतलब GDA के साथ आपने क्या क्या मेन टारगेट? देखिए इनिशियली तो मेरे ख्याल में जितने भी NT-PPP पॉलिटिकल एलिमेंट्स थे वो सारे इकट्ठे हो गए। और क्योंकि 5-6 जमातें उस वक्त थीं, यकीनन जो है ना बड़ी जमात हमारी PML फंक्शनल है, NPP थी, अपने अरबाब साहब की पार्टी थी पीपल्स मुस्लिम लीग, फिर हमें अपने कौमी अवामी तहरीक थी, पलेजर साहब की PP वर्कर्स थी हमारी। तो पहले तो ये जमातें इकट्ठी हुई ना और हमने GDA बनाई, क्योंकि अलायंस जब आप बनाते हैं तो उन तमाम जमातों से मिल के फिर आप जो है ना उस अलायंस को जन्म देते हैं, जिसका फिर हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम रखा। फिर कुछ दोस्त ऐसे थे जो किसी पार्टी में शामिल नहीं थे, इंडिविजुअल्स तौर पे वो जाके उन्होंने फिर GDA की टिकट ली जब इलेक्शन नज़दीक आए। तो मैं समझता हूँ कि एक अभी भी मेरी नज़र में GDA एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक बात ये है कि भाई कबाहतें हर सियासी शख्सियत के अंदर अपनी जगह मौजूद है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर आदमी कोई साफ़ है, यानी पॉलिटिकल लिहाज से हम कहेंगे जी हर आदमी जो है ना बिल्कुल टोटली क्लीन होता है। मेरे अंदर भी कोई कबाहतें होंगी, दोस्तों के अंदर भी कोई कबाहतें, लेकिन GDA मेरी नज़र में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अगर फ्री माहौल में ये 2018 या 2024 के इलेक्शन मिलते तो पीपल्स पार्टी की बहुत हद तक जो है ना इरोजन सिंध के अंदर हो चुकी थी। लेकिन चूँकि अब ये सारे पॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स ख़ासतौर पर 2024 के अंदर जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं और पीर साहब ने बड़ी वजाहत के साथ उस सारे इलेक्शन के बारे में बातें की हैं कि भाई किस तरह ख़रीदो फरोख्त हुई सारे अमल में, तो मैं समझता हूँ कि अगर GDA को ये मौका दिया जाए, और ये मैं समझता हूँ कि पीर साहब की बड़ी जो है ना जो एक बात जिसको मैं यकीन उनको इस बात की दाद भी देता हूँ कि बावजूद तमाम प्रेशर्स के उन्होंने किसी भी लम्हे जो है ना GDA को तोड़ने की कोशिश नहीं की, ना बात की। उनके ऊपर यकीनन बहुत से प्रेशर भी आया कि भाई उनको PML फंक्शन को लेते तो शायद उनको 8, 10, 12, 15 सीटें भी वो लोग दे देते और कहते कि भाई ठीक है अपना मामला आगे चले। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी मेरे दोस्त जो मेरे साथ खड़े हैं मैं कभी उनको नहीं छोड़ूंगा। कल को लोग मुझे ये कहेंगे कि जी वो छोड़ के भाग गए, तो वो जो खड़े हैं मेरे साथ, तो या तो ये कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ जाएँ तो फिर तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं तो फिर हम इकट्ठे खड़े हैं। ये बात मैं समझता हूँ GDA की जो मुझे मेरी नज़र में एक ट्रस्ट बिल्डिंग बात है। हम खड़े हैं और मैं समझता हूँ कि बड़ी एक वोकल प्लेटफॉर्म है। आपने देखा होगा कि ये जो भी कैनाल्स का मसला आया, अच्छा उसके बाद मैं समझ सबसे बड़ी एडिशन हमारी सिंध यूनाइटेड पार्टी की हुई 2024 की इलेक्शन से पहले जनवरी गालबन ये 2023 की बात है। जन शाह साहब के साथ मेरी बड़ी लंबी मीटिंग्स हुई, फिर मैं जलाल शाह साहब के साथ भी मिला, तो वो एक काफ़ी बड़ा हमारे लिए कॉम्पर्स जो हमारा सिंध का एलिमेंट है वो एक बहुत बड़ा हमें मैं समझ सपोर्ट मिली, जिसके अंदर SUP भी फिर GDA में शामिल हो गई। तो इसमें GDA मेरी नज़र में एक मुकम्मल अपोजिशन का प्लेटफॉर्म है। हम किसी तौर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, हम इस इलेक्शन को मानते ही नहीं है। हमने आज तक हमारे गालबन सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, लेकिन वो से एक मेंबर भी जो है उसने हलफ नहीं उठाया जाके सिंध असेंबली के अंदर। मैं कैनाल्स वाले इशू पे बाकायदा आपसे डिटेल में बात करूंगा। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि GDA का आगे एक पॉलिटिकल जो प्रोग्राम है वो क्या है, क्योंकि सिर्फ NT-PPP नैरेटिव है या आप एक पॉलिटिकल एक विजन जिस तरह से लोगों में जाते हैं, तो व्हाट्स पॉलिटिकल विजन या पॉलिटिकल प्रोग्राम क्या है? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि GDA बेसिकली जो है ना एंटी जो इस इनकम्बेंट गवर्नमेंट है एंटी प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि जी हम इनकी जितनी भी जो कमज़ोरियाँ हैं उन कमज़ोरियों को आइडेंटिफाई करते हुए और अपनी जो है एक पॉजिटिव चीज़ें जो है लोगों के सामने रखते हुए और एक इस प्लेटफॉर्म को हम आगे बढ़ाएं और आगे चल के जो है हम इलेक्शन में इससे बेहतर परफॉर्म करें जितना हमने किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो अमल है इसके अंदर यकीनन एक जो है ना एक पॉलिटिकल अमल है। और इस वक्त जो अगर आप देखें तो ख़ास तौर पर अगर हम अंदरून सिंध से अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो इस वक्त जो लोग हमारे बेशक
उन्होंने शिकस्त भी खाई हो, लेकिन बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 80,000, 90,000, 1 लाख वोट लेकर, और क्योंकि JUI हमारी इलेक्शन इलेक्टोरल अलायंस में थे हम लोग एक दूसरे के साथ, तो उनके भी लोग जो ना 80-80, 90,000, 1-1 लाख वोट लेकर उनको शिकस्त हुई है। डॉक्टर इब्राहिम जतोई हैं, हमारे अपने नसरुल्लाह बेजारी साहब के बेटे हैं वो, मुर्तज़ा खान जतोई, साइंस सदुनी शाह, मौज़म अब्बासी, ये तकरीबन कई नाम, सायरा बानो, मोहम्मद खान जुनेजो, ये पॉपुलर नाम है जो कि अपने अपने हल्कों के 90,000, लाख वोट लेकर उनको शिकस्त हुई है। और हम समझते हैं कि ये सारी की सारी जितनी भी जो है जिस अंदाज में उनको हराया गया है, वो कोई जो अगर आप लोकली चले जाएँ उन हल्कों के अंदर तो कोई इस बात को तस्लीम नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि अपनी आइडेंटिफिकेशन को रखते हुए GDA एक मजबूत अलायंस है, और अगर प्रॉपरली हम इस चीज़ को हैंडल करते हैं और हम बाहर निकलते हैं और लोगों के अंदर हम जाते हैं, तो आने वाले दिनों में अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई स्टेट या इस्टेब्लिशमेंट का जो है ना कोई ज़ोर दबाव नहीं पड़ता जिसमें अंदर फिर रज़ाई साहब को जो है ना आगे लाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी इरोजन है जो पीपल्स पार्टी के अंदर। अब आते हैं कैनाल्स वाले इशू पे। कैनाल्स वाले इशू पे GDA का बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो जो 6 कैनाल्स की वजह से जो सिंध पे असर होगा वो बहुत ही ख़राब होगा। लेकिन आप अभी जो रिसेंट मंथ्स गुजरे हैं उसमें आपका एक पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से सेशन, लेकिन अभी टाइम है पॉलिटिकल एक्शन का, क्योंकि अभी तो अवेयर हो चुके हैं लोग कैनाल्स के इशू के हवाले से। आगे आपका क्या प्लान है उस एक्शन को एग्जीक्यूट करने का या उस सारे मंसूबे को रुकवाने का? देखिए जी, बात ये है कि पहली बात तो जो है ना क्लियर आई थिंक लोगों के अंदर ये हो गई कि जी पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो बुनियादी तौर पे एक मुनाफिकाना खेल खेल रही है कि एक तरफ सिंध के लेवल पे वो इसको पोज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है रज़ाई साहब ने ही एक मीटिंग के अंदर जो है इसको इसकी परमिशन दी कि जी आप बनाते चले जाएँ और लोगों को शोर मचाने दें बेशक। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो जब से ये क्योंकि इसका इजहार भी ज़्यादा अगर आप देखें, चाहे कोई भी चाहे GDA हो या जितने सिंध के इंटेलेक्चुअल्स हैं, आबादगार बोर्ड्स हैं, या जो है ना अपने जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, उन सब की ये जो भी ये एक्शन हुआ है वो उस मीटिंग के आश्कार होने के बाद हुआ है जो कि रज़ाई साहब की सदारत में हुई, जिसके अंदर जो है ना ये फैसला किया गया कि जी हम ये 6 कैनाल्स की मंजूरी देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जी बुनियाद वहीं से है कि क्या सिस्टम में इतना पानी है। हम ये कहते हैं कि सिस्टम के अंदर इतना पानी नहीं है। 1991 का जब वाटर रिकॉर्ड हुआ तो उस वक्त भी हमारा ये ख्याल था कि सिस्टम में इतना पानी नहीं है, लेकिन चूंकि एक ब्रॉडर कंसेंसस बिल्ड हो रहा था तो फिर सिंध के लोग उसके साथ चले। उस वक्त क्योंकि मेरा पीपल्स पार्टी से वापसी थी, पीपल्स पार्टी खुद उसको अपोज कर रही थी, लेकिन चूंकि हम समझ रहे थे कि बाद में कि जी एक चूँकि बन रही है, कंसेंसस बन रही, तो हम इस कंसेंसस के साथ चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी कैनाल्स पहले भी जो बने, चश्मा झेलम लिंक है, तौनसा पंजन लिंक है, सब जो है ना सीजनल कैनाल बनाए गए, फ्लड की सीज़न में चलने वाले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वो सारों को जो कन्वर्ट कर दिया गया अपने पेरेनियल कैनाल्स में, और आज जो है ना तो अब 12 महीने चाहें तो वो कैनाल चल रही होती हैं, तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो मैं समझता हूँ वो बना है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त आपको जो है ये नज़र आ रहा है। और जिस तरह कालाबाग डैम को रोकने के लिए पूरी सिंध के लोग जो निकले थे, मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम को भी रोकने के लिए इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी अवेयरनेस कैंपेन है। GDA यकीनन उसके अंदर बहुत आगे है। हमने फिर उसके बाद सेव इंडस रिवर मूवमेंट भी बनाई है हम लोगों ने, जिसके अंदर फिर जी बैठे हैं। बाकियों के जितने भी लोग अगर उसमें मूवमेंट में नहीं भी हैं, तभी हम जो है एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में बिल्कुल हमारा वाज़ेह प्रोग्राम है। अगर आप देखें तो तालका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेदारी मार्च, कन्वेंशंस, हर किस्म की चीज़ें जो हम लोगों ने की हैं, चाहे GDA के प्लेटफॉर्म से भी की हैं और हमने इंडिविजुअल जो पार्टीज़ हैं उन्होंने भी अपने अपने प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसको इंशाल्लाह हम और आगे बढ़ाएंगे और आपको आइंदा आने वाले दिनों में जो है हमारी पूरी थ्रस्ट नज़र आएगी। जो हमारे बेदारी मार्च हैं वो भी चलेंगे, जो हमारे ये सिंपोजियम सेमिनार हो रहे हैं वो भी आगे चलेंगे, और हम इसको जो है ना चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। और अगर ये ज़रूरत पड़ी कि जी नहीं हमने उस तरह एक्शन करना है जिस तरह कालाबाग डैम को जो है रोकने के लिए हमने किया था, तो फिर उसके लिए भी जो है हम लोग जैसे कालाबाग डैम की हम बात करें ना, फाइनल मतलब ये है कि क्योंकि उसमें बाकी भी यूनिट्स जो थे, सूबे थे, उसमें इन्वॉल्व थे, तो इसमें सिर्फ सिंध का मसला जिस तरह से लग रहा है, तो आपके पास क्या कोई प्लान है कि कोई नेशनल पार्टीज़ को भी इसमें इंगेज करने का, या जैसे आपने PTI को तो इंगेज किया हुआ है वो,
तो बाकी पार्टीज या बाकी सूबों से इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट कोई चलाने का या इस तरह के इस बात को देखिए सिंध की हद तक तो जितनी भी 3 नेशनल पार्टीज हैं, जमात इस्लामी है, JUI है, PTI है जी, वो तीनों जो है ना हमारे साथ इस सेव इंडस्ट्री मूवमेंट में हैं और भरपूर अपना रोल प्ले कर रही हैं। थोड़ा सा हमें ये APC के हवाले से थोड़ी सी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जो कि हमारा कोई JUI के साथ डिफरेंस उसमें नहीं था। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना था कि जी हम ये समझ रहे थे कि जी जहाँ पीपल्स पार्टी होगी तो वो एक और पीपल्स पार्टी जब तक उस को निगेट नहीं करती, जो कुछ मीटिंग 8 जुलाई को हुई ऐवान सदर के अंदर, उसको अगर आप निगेट नहीं करते तो फिर किस तरह आप आके जस्टिफाई करते हैं आप अपनी तमाम इलेक्शंस को। तो वो हम चाह रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी उसको निगेट करती है, उसको जो ना उसको क्रिटिसाइज़ करती है, उस पर जो ना समझती है कि वो फैसला गलत था, तो फिर उनको ये कहना चाहिए आके। चूँकि जो इस बात को कहने को तैयार नहीं थे गालबन, वो ज़ाहिर साहब को जो ना एम्बैरेसिंग पोजीशन में नहीं डालना चाहते, तो उस वजह से हमने उसे एतराज़ किया। लेकिन आज भी हमारे JUI के साथ उसी तरह के जो ताल्लुकात हैं, हमें समझते हैं कि जी तमाम जो जमातें हैं उनके साथ हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी यकीनन उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने नेशनल लेवल पर भी बात करेंगे, जो मुनसिफाना बात है। बात हम ये कह रहे हैं कि जी इंसाफ की बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि जी हम कोई चीज़ ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो कि हम किसी से कोई ज़्यादती करने जा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सिंध के पानी का हिस्सा है या सिंध का पानी जितना है वो उसको मिलना चाहिए, और उस सिंध के पानी के मिलने के बाद हमारे तमाम, चाहे रूरल एरियाज़ हो चाहे हमारे जो है शहरी इलाकों, क्योंकि शहरी इलाकों को भी यही दरिया सिंध पानी दे रहा है। अगर किंजर लेक ना हो तो कराची जो इररिलेवेंट हुआ, मैं वही कह रहा हूँ कि अपने कराची के भी दोस्तों को मेरा ये कहना है कि अगर किंजर लेक नहीं होगा तो कराची को पानी कहाँ से मिलेगा? किंजर लेक का पानी कहाँ से आएगा? कोटरी बराज से आएगा। आज कोटरी बराज के डाउन स्ट्रीम अगर आप चले जाएँ तो 9 महीने जो ना वो सूख रही होती है, बिल्कुल 9 महीने रेत उड़ रही होती है वहाँ पे। 3 महीने अगर आप निकाल दें, जुलाई, अगस्त, सितंबर के, तो अक्टूबर के बाद आज भी जो ना उसने डॉन ने जो फोटो लगाई है, बहुत ही यानी एक पैथेटिक सिचुएशन दरिया सिंध की दिखाई है कि जहाँ पे एक नाला बह रहा है, बाकी सारा जो ना पानी रुक चुका है। तो कल्पना को अगर ये कैनाल में से इतना पानी, सिस्टम में से इतना पानी ये 6 कैनाल में निकल जाता तो कोटरी पे भी पानी नहीं होगा। अगर कोटरी पे पानी नहीं होगा तो किंजर में कहाँ से आएगा? और अगर किंजर में नहीं होगा तो ये K4 अरबों रुपए के जो ये मंसूबे बनाए जा रहे हैं, वो भी सारे बेढंगे किस्म के मंसूबे हैं, ये सारे किधर आप पानी पहुँचाएंगे आप कराची को? तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो जदोजहद है, न सिर्फ हमारे जो रूरल सिंध है उसके लिए, बल्कि अर्बन सिंध के लिए भी जितने शहर हैं उनको भी पानी यही दरिया सिंध देता है। और ये दरिया सिंध में पानी आएगा तो हमारी वाटर टेबल बढ़ेगी। अगर दरिया सिंध में पानी नहीं आएगा तो जो ज़मीन के अंदर पानी है वो भी जो है ना जो है ना वो नीचे बैठता चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस कैनाल के हवाले से जो भी हमारी अभी तक जदोजहद GDA की रही है वो बहुत ही वाज़ह है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आपको इसको और हम यानी भरपूर आपको नज़र आएगी और आपको हमारी पूरी एक्टिविटी नज़र आएगी। यकीन हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को ये चीज़ पहुँचे हमारी। और मैं समझता हूँ कि अभी ज़ैन शाह साहब ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया, कोई इस्लामाबाद भी गए और वहाँ भी जाके उन्होंने अपनी बात, एटलीस्ट वहाँ पर रिसेप्टिव हैं लोग। जो मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि ये तो नहीं था कि वहाँ पे कोई हमारी कोई एंटी सोच थी, लेकिन उनकी अल्फाज के मुताबिक और जो मैंने बाकी पढ़ा और देखा तो वहाँ पे भी लोग रिसेप्टिव हैं कि भाई जो बात हम कह रहे हैं अगर हक पे मबनी, हक पे मबनी है तो आप हमारे हक हमारा न लें, क्योंकि सिंध इस वक्त सब कुछ दे रहा है आपको, वफाक को सब कुछ दे रहा है। गैस हम दे रहे हैं, तेल हम दे रहे हैं, पोर्ट हम दे रहे हैं, ओशन हम दे रहे हैं, अपने कोस्टल एरिया हम दे रहे हैं, आप जो भी आप कोयला हम दे रहे हैं, पावर हम दे रहे हैं। तो जब सब कुछ हम दे रहे हैं तो क्या पानी अगर हम पूरा अपना हक मांग रहे हैं तो वो भी अगर आप हमें नहीं देते तो फिर तो सिंध बैरन हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा। लेकिन ये